100.4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी स्टेनो का साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे, प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे। ऑलरेडी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल और एलडीसी स्टेनो में साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपको 60 मार्क्स का क्या होगा, साइंस का क्वेश्चन आएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है? क्या बोल रहा है? अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है? ए सीरोटोनिन, बी सोमेटोस्टेटिन, सी एरिथ्रोपोइटिन, डी कोलिसिटोकाइनिन। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी एरिथ्रोपोइटिन। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है? E300 का सामान्य नाम क्या है? तो E300 का हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? E300 को हम लोग पढ़ते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। 300 का सामान्य नाम क्या है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन के और डी विटामिन ए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? ए मस्सा, बी तपेदिक, सी सिफिलिस, डी सुजाक। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए मस्सा। मस्सा जो संचारित रोग होता है, मस्सा यौन संचारित रोग होता है। ये किस तरह का रोग होता है? इसको हम लोग जो है चर्म रोग के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। ओके, चर्म रोग जैसे कि होता है उसी को हम लोग इसी को बोलते हैं मस्सा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, पादपों के समूह। क्या है? पादपों के समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाला पादप आते हैं? ए टेरिडोफाइटा, बी थैलोफाइटा, सी ब्रायोफाइटा और डी जिम्नोस्पर्म। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी थैलोफाइटा। पादपों के समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रित संरचना वाला पादप आते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? ए कारा, बी फुनेरिया, सी मर्सिलिया और डी देवदार। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी देवदार। क्या हो जाएगा? डी देवदार। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? ए पपीता, बी सेब, सी लीची और डी अनार। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी लीची। लीची जो है आपको कौन सा फल है? तो एक बीजी फल है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए। क्या दिया हुआ है? एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। ए पेंगुइन, बी हमिंगबर्ड, सी गोरैया और डी कफड़वा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हमिंगबर्ड। अगला प्रश्न है 38 नंबर में, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति का आवश्यकता होती है? ए एमाइलेज, बी लाइपेज, सी ट्रिप्सिन और डी पैप्सिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी पैप्सिन। क्या हो जाएगा? डी पैप्सिन। अगला प्रश्न है 39 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग की गणना का जो है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है वो पूछ रहा है कि किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? ए संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू आयतन, बी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, सी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान और इंटू त्वरण और डी है संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू ऊर्जा। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, क्या दिया हुआ है? किसको मापने के लिए स्टैलाग्मामीटर, किसको मापने के लिए स्टैलाग्मामीटर का उपयोग होता है? ए शुद्ध गतिक श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी अपवर्तनांक सूचक और डी प्रकाशित क्रियाकलाप। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? बी पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है भूकेंद्री। क्या दिया हुआ है? भूकेंद्री और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है? ए पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर
नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, या फिर बी अग्रणीय दूरबीन के मॉडल को, सी प्राचीन ग्रीस धर्म को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द का जो संदर्भित है वो किससे है? तो ए पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने के वाले नियम को। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 2 तक जो है आपका पीडीएफ डाल चुका हूँ। इसका भी तीनों का चार वीडियो जो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पहला आपका जीके, फिर साइंस, फिर आपको झारखंड जीके और कंप्यूटर, चारों का वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 42 में कि निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। ए सर्च लाइट, बी सौर भट्टी, सी पथदर्शी दर्पण और डी गाड़ी के हेडलाइट। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। पथदर्शी दर्पण में जो है अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। बाकी सभी में अवतल दर्पण का जो होता है, सर्च लाइट, सौर भट्टी, गाड़ी की हेडलाइट और भी बहुत सारी जगह, जैसे कि आपको सोलर कुकर, हेडलाइट, दांतों के डॉक्टर का उपयोग जो है, सारी जो लोग हैं आपको सोलर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 43 में, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? ए धारा निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को, या फिर धारा के उच्च मानों को, या फिर वोल्टता के निम्न मानों को, और या फिर डी प्रतिरोध मानों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी प्रतिरोध मानों को। अगला प्रश्न है, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ए विलिस टेरियर, बी जॉन गॉरी, सी स्टुअर्ट कैमर और डी एच सुल्ज। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विलिस टेरियर के द्वारा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, क्या दिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? ए लवण जल, बी चूना, सी चूना पत्थर और डी कास्टिक सोडा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए लवण जल। क्या हो जाएगा? ए लवण जल। अगला प्रश्न है 146 में क्या दिया हुआ है कि मैंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? मैंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया? ए हैलोजन समूह, बी निक्टोजेन, सी उत्कृष्ट गैस समूह और डी टैल्कोजेन समूह। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी उत्कृष्ट गैस समूह। अगला प्रश्न है 47, कार्बन के किस रूप का उपयोग, क्या दिया हुआ है? कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। ए कोक, बी हीरा, सी कोयला और डी ग्रेफाइट। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है 48 में कि डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या है? पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? ए बेंजीन, बी एथेनॉल, सी ब्यूटेन और डी एल्कोहल। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी एथेनॉल का। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? एथेनॉल का। अगला प्रश्न है 49 नंबर में क्या दिया हुआ है? 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए सिरका, बी एथेनॉल, सी एस्टर और डी ग्लासियल एसिटिक एसिड। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए सिरका। क्या हो जाएगा? ए सिरका। एसिटिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या होता है पता है आपको? एसिटिक एसिड का सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है CH3। क्या होगा? CH3 CDOH। क्या हो जाएगा? CDOH। ये आपका एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ? डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डैश स्टेबलाइजर में क्या दिया हुआ है? डाइस स्टेबलाइजर में, एक मिनट फ्रेंड्स, कि डाइस आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन, बी चीनी, सी दूध और डी स्ट्रॉबेरी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए जिलेटिन। क्या होता है? जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए
तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको टेलीग्राम में ऑलरेडी 2 सेट का PDF डाल चुका हूँ। तीसरा सेट का जो है आपको 4 वीडियो कंप्लीट होने के बाद, यानी कि चारों सब्जेक्ट का वीडियो कंप्लीट अपलोड करने के बाद तीसरा भी अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।